अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में आपकी मेज़बान आपको फ़ायज़ा बुखारी आपको खुशामदीद कहती हैं। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ बांध रखे हैं। अगर हाथ खोल दिए तो 80 की दहाई में वापस चले जाएंगे। हम नवाज शरीफ के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं। ये बयान कुछ दिया है खुर्शीद शाह साहब ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा इंतहाई तंग होते हुए नजर आ रहा है। आज 2011 के बाद सिंध हाई कोर्ट ने मुर्तज़ा अली भुट्टो के केस के हवाले से ये कहा है कि केस को बनाया जाए और दोबारा से इस केस को रीओपन किया जा रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे गिले शिकवे करती हुई नजर आ रही है कि हम इस बात को कबूल नहीं कर सकते हैं। एक ही जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका दिया जा रहा है और हमें नहीं दिया जा रहा। ऐसे ही एतराज़ात एमक्यूएम की जानिब से फारूक सत्तार ने भी किए हैं, बल्कि वो यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि मुझे लगता है कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो किसी दर्जी ने की हैं। ना तो हम पुरानी हल्का बंदियों पर खुश हैं और ना ही नई हल्का बंदियों पर खुश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक मौक़िफ़ पे साथ नजर आ रहे हैं कि एकदम अचानक से सिंध में इतनी जल्दी पोस्टिंग्स की जा रही हैं, तब्दीलियां की जा रही हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी जाने पर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म जो अभी तक वतन वापस नहीं आए हैं लेकिन जारहाना अंदाज अपनाते हुए दोबारा से नजर आ रहे हैं। ये बात कहते हैं कि यह बात तो रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है कि हम ही इलेक्शन जीत रहे हैं। कल प्रोग्राम में बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि यह बात दीवार पर लिखी जा चुकी है कि इलेक्शन हम जीत रहे हैं। नून लीग का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन हमने जीतना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है इलेक्शन हमने जीतना है। इलेक्शन चाहे कोई भी जीते या कोई भी उस हवाले से बयान दे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आवाम के हवाले से कभी कोई बयान सामने नज़र नहीं आया। बात यहीं पर नहीं रुकती है। नवाज शरीफ ने यहाँ तक दावा किया कि अगर हम मुल्क को ना संभालते तो पेट्रोल आपको 1000 रुपये लीटर तक मिलना था। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। बल्कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम तो इंतहाई खुशनसीब लोग हैं जिन्हें इस वक्त 326 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? नवाज शरीफ इस वक्त क्लीन चिट के हवाले की तरफ बात करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा ये बात कर चुके हैं जिसमें राना सनाउल्लाह सरे फहरिस्त है, हमें क्लीन चिट दे दी गई है। अब क्लीन चिट तो मिल चुकी है, काफ़ी पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें भी की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी नाराज़ भी है, ताल्लुकात भी ठीक करना चाहती है। सियासत आखिर किस तरफ जा रही है, मामलात किस तरफ जाएंगे और साबिक वज़ीर आज़म वापस कब आएंगे नहीं आएंगे? हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में मज़हर बरलास साहब, आज़िम चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। मज़हर बरलास साहब, पाकिस्तान पार्टी के गिर्द घेरा काफ़ी तंग किया जा रहा है और आज हमने देखा कि खुर्शीद शाह साहब ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम आसिफ अली जरदारी हों या हम नून लीग के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने साहबजादे के अगर हाथ खोल दिए तो हम 80 की दहाई में वापस चले जाएंगे। क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? देखिए, वो दो बातें उन्होंने की हैं। खुर्शीद शाह साहब चूँकि खुद जब वो अपोजिशन लीडर थे तो उनको पीपल्स पार्टी के अंदर कहा जाता था कि खुर्शीद शाह नून लीग के हैं जी, और जब नून लीग की हुकूमत थी तो खुर्शीद शाह को प्रोजेक्ट मिलते थे, उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं रुकता था। और खुर्शीद शाह एक सुलझो इंसान के तौर पर मशहूर है जी। लेकिन जो बात बिलावल भुट्टो के बारे में उन्होंने की है, ज़ाहिर है वो नौजवान है, जज्बाती खून है, जब वो नारे सुनते हैं तो जज्बाती होते हैं। और आसिफ अली जरदारी जो है वो मुफाहमत करने वाले आदमी हैं। ये बात तो उनकी दुरुस्त है कि अगर वो बिलावल के हाथ खोल दे उनके वालिद तो 80 की दहाई में वापस चले जाएंगे। 80 की दहाई में क्या, वो 80 की दहाई में देखिए उन्होंने बड़ा गहरा इशारा किया है कि उस वक़्त नवाज शरीफ जो थे वो एक आमर की सियासी औलाद के तौर पर थे जी, और पीपल्स पार्टी जो थी वो एक इनकलाबी पार्टी के तौर पर थी। तो ये इशारा तो उन्होंने किया। अब आ जाइए कि हालात कैसे तंग हो रहे हैं। अब 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल होता है, 20 सितंबर 1996 को ये मर्डर हुआ था। ठीक है। अब 1996 का केस, सुभान अल्लाह, हमारे इंसाफ के मामलात पर भी कुर्बान जाइए कि कितने सालों बाद उनको याद आ गया कि 27 सालों बाद याद आ गया कि जनाबे वाला एक कत्ल भी हुआ था। हमारे इंसाफ के इदारों को ये याद नहीं आया कि मुर्तज़ा भुट्टो के बच्चे किस हाल में हैं, उनकी कितनी ज़मीनों पे कब्ज़े हुए, ये किसी को याद नहीं आया। उनके 3 पेट्रोल पंप्स पे कब्ज़े हुए,
उनके पास शायद एक पेट्रोल पंप रह गया है, थोड़ी सी ज़मीन रह गई है, उनको अपने दादा के मज़ार पर मर्जी से जाने भी नहीं दिया जाता था। बिरला साहब मज़ार पे जाने के साथ साथ अपने वतन में भी वो सही तरह से रह नहीं पा रहे थे, सारा माइग्रेट जुल्म हो जो चुके है थे। ये हमारी इंसाफ करने वालों को नज़र नहीं आया। अब जो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, इसमें सच है जी कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और वफाक की ब्यूरोक्रेसी सब नून लीग और की अब है। सिंध की भी, केपी की भी, वो नून लीग की बातें तो सुनते हैं, उनके काम तो करते हैं, लेकिन ना पीपल्स पार्टी की बात सुनी जाती है, ना एमकेएम की हो सकता सुनी जाती हो, मौलाना साहब की तो शायद सुनी जाती हो थोड़ी सी बहुत, इसलिए कि मौलाना साहब बड़े राजी हैं। मौलाना करना साहब की जानते हैं ना। 1985 से ख्वाहिश थी कि मजहबी अमूर का वज़ीर हमारा होना चाहिए। उनकी ख्वाहिश मियाँ बरादरान ने पूरी कर दी। और फिर देखिए मौलाना साहब के पंजाब में इंटरेस्ट नहीं है इतने, उनके केपी में इंटरेस्ट है, या सिंध में या बलूचिस्तान में है। सिंध में वो इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे अदारों को सोचना होगा कि उन्हें जानबदारी का लेबल ख़त्म करना होगा। ये नवाज शरीफ वही बातें कर रहा है जो 2013 के इलेक्शन में पोलिंग डे जब ख़त्म हो चुका था तो रात को 10:30 बजे कह रहा था मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। किसको कह रहा था? कौन से अब्बा जी थे? ठीक हो गया। लोग तो वोट डाल चुके थे। किस अब्बा जी को कह रहा था कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए? वो सबको पता किसको कह रहा था। इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आते हैं। आजम साहब, हम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी ने जब से अपनी इलेक्शन कैंपेन्स को स्टार्ट किया है, हम तब से देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अब ये वही पीपल्स पार्टी है जो पहले पीजेएम की का हिस्सा रही है, एक दूसरे के साथ बड़े राजी बाजी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में हालात तब्दील हो जाते हैं। हालात तब्दील होते हैं, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, कभी दीवार से लगा रहे हैं, कभी दीवार पर लिखा जा रहा है। आज पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है और मुर्तज़ा अली भुट्टो का जो मर्डर केस है वो दोबारा से स्टार्ट करने की बात हो रही है। अच्छा, पहले तो मुर्तज़ा भुट्टो साहब का जो मर्डर केस है उस पर बात करते हैं। ये 2011 के अंदर ये केस लगा था, लेकिन क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम, आपको पता है कि वो कितना स्लो है अदालती निज़ाम, और ये एक मिसाल है इस अदालती निज़ाम की जो कल हम बात कर रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट में फुल रेफरेंस के बाद 60,000 मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है। आप पूरे पाकिस्तान के देखें, लोअर जुडिशरी तक देखें, आपके बेतहाशा मुकदमात इस तरह ज़ेरे इल्तवा है। तो उनको अगर अदालतें टाइम पे निपटाती तो शायद ये 2011 का केस तो 2023 में ना अभी तक लटका होता, इसका फैसला हो चुका होता। देखिए, मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के हवाले से आज भी बहुत सारा इबाहम पाया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। उसमें इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक कमीशन ऐसा बनना चाहिए जो उसकी ना एक तहकीकात करे कि उस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, कौन कौन लोग उसका ज़िम्मेदार हैं और कौन उसमें इस्तिफ़ादा जिनको हुआ या जिनका नुकसान हुआ, इस पर होना चाहिए। क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म का बेटा था वो। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इत्तेहाद के ऊपर और पीपल्स पार्टी के शिकवों के ऊपर। आप देखें, जब गवर्नमेंट चल रही थी 16 माह की पीडीएम की, उस वक्त तो चचा भतीजा थे। बिल्कुल, शहबाज शरीफ चचा थे, बिलावल साहब भतीजे थे, मरियम साहिबा वहाँ जाती थी। अब मरियम और बिलावल बहन भाई थे। दोनों इसी तरह एक्ट नजर आया ना कौम को। बिल्कुल। अच्छा, तमाम तर मामलात, हुकूमती मामलात में पार्ट एंड पार्शल थे। हर अच्छाई, हर बुराई जो इस कौम के साथ हुई इन 16 माह में, उसमें बराबर के शराकतदार हैं ये। आज अगर कौम को ये बता के कि जी हम आपस में अलहदा हो गए हैं, हमारे इख्तलाफात आ गए हैं, ये एक बयानिया बना के इलेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये कामयाब नहीं होंगे। अब देखें, जैसे वो पहले एक दफा हुआ था कि पहली बारी तुम्हारी और दूसरी बारी हमारी। जो बात वो करते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। अगर वो कहते हैं जी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, भाई कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? आपने एक पार्टी को पहले सबने मिलकर लेवल किया, बल्कि उसको दरगोर किया, उस पार्टी को सब उसमें शामिल है। वैसे आप समझते हैं क्या वो दरगोर हो गई? इन्होंने जो किया वो तो यही था ना कि दरगोर कर दो इस पार्टी को। इन्होंने तो अपनी वही कोशिश की। अच्छा, सब उसमें शामिल है, उस पार्टी को दबाने में, ख़त्म करने में। अब अपनी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई आ गई। अब इनके पास कोई, किसी पार्टी के पास कोई बयानिया नहीं है जो जाके बेचे और इलेक्शन में वोट ले।
ठीक है। अब उससे ज़्यादा ये इस थोड़ी देर पहले भी ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग क्या रहे हैं, असल में ये इक़्तिदार में शराकत मांग रहे हैं। ये तमाम लोगों का ये है कि हमें शराकत दे दें। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब पिछली हुकूमत में उनका सबसे बड़ी लड़ाई क्या थी, क्योंकि वो इक़्तिदार से पहली दफ़ा आउट हुए थे, पार्लियामेंट से पहली दफ़ा आउट हुए और मौलाना साहब ने चीखो पुकार शुरू कर दी। बिल्कुल वही चीज़ है। अब पीपल्स पार्टी को अपना जो मुस्तकबिल है वो सिंध के अंदर भी थोड़ा मखदूश नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून को जो उसका घर पंजाब है वहाँ पे मखदूश नज़र आ रहा है। अब तमाम तर तवक्कुआत इन पार्टियों ने एस्टेब्लिशमेंट से लगा रखी हैं, सुप्रीम कोर्ट से लगा रखी हैं। ये कहाँ से क्लीन चिट ले रहे हैं? ये जो कहते हैं हमें क्लीन चिट मिल गई है, भाई बताओ ना किसने दी है क्लीन चिट, और ये भी बताओ कि किस बंदे ने आपको इस चीज की श्योरिटी दी है कि आप अगले वज़ीर आज़म हैं। श्योरिटी तो सिर्फ आवाम दे सकती है, कोई अदारा नहीं दे सकता। श्योरिटी सिर्फ आवाम दे सकती है। ये इस्तेकाक सिर्फ वोटर का है, आवाम का है, तो वो किसी को इस चीज़ की श्योरिटी दे कि भाई आप अगले हुकूमत आपकी है। लेकिन ये बड़े दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम अवामी सियासत कर रहे हैं, अवाम की फलाह के लिए कर रहे हैं, और साइड पे वो साथ ये कहते हैं जी हमें क्लीन चिट मिल गई है, हम आ रहे हैं, लेकिन हम वापस फिर भी नहीं आ रहे। क्लीन चिट हमें मिल चुकी है। बरलास साहब, वैसे तो मरियम नवाज साहिबा के साथ आप एक फ़्लाइट में सफ़र करने वाले हैं, आप भी लंदन जा रहे हैं, तो ख़बरें ये बताइए कि आप 21 तारीख को, हाँ जी 21 तारीख को आप जा रहे हैं। शहबाज शरीफ आज वापस आ गए हुए हैं, क्या एजेंडा लेकर आए हैं? उधर से भाई बड़े मतलब धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जी हमारे एहसानमंद हों, हमने आप पे एहसान किया कि हुकूमत हमने संभाली है। क्या खाक संभाली आपने हुकूमत? एक आम आदमी तो रो रहा है, चीखे मार रहा है, लोग मर रहे हैं। अच्छा, ये जो शिकवों की बात पहले कर लें कि सही बात है कि जब इकट्ठे थे खाने पीने में तो कोई शिकवा नहीं था जी। अब वो कहते हैं कि हम पे ज़मीन तंग की जा रही है। और मियां नवाज शरीफ ने तो 2 अदारों के साबिक लोगों को मुखातब करके पता नहीं क्या कुछ कह दिया। जी बिल्कुल, नाम लिया है जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया, और जस्टिस साकिब का और जस्टिस खोसा का। अब आप 2 अदारों पे तनकीद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि आपकी करप्शन पे उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की, आपको फैसिलिटेट नहीं किया, आपकी साबितशुदा चोरी को उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चोरी नहीं है, तो वो बुरे हो गए। हालांकि वो दोनों जस्टिस जो हैं वो कमाल लोग थे, और जनरल भी जो हैं उनका तो खैर सियासत से वो कहते हैं हम A+ हैं। जनरल बाजवा ने कहा तो सियासत से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन खैर जो उनका काम था उन्होंने कहा भी अदारे काम करें। अब आ जाइए जो आपका सवाल है कि मियाँ शहबाज शरीफ क्या लेने आए हैं। वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्या बेचेंगे? 16 महीनों में उन्होंने क्या किया है जो बेचने के काबिल है? देखिए, प्रोडक्ट जो होती है ना, एक वज़ीर इत्तलात मेरे सामने एक वज़ीर आज़म को कह रहे थे कि सर देखें, हाँ मैं आपके मार्केटिंग मैनेजर, आप कहते हैं मीडिया में ये हो रहा है, मीडिया में वो हो रहा है, तो आप कोई प्रोडक्ट देंगे तो हम बेचेंगे ना। तो मियां शहबाज शरीफ की झोली में कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसको शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं बेचूंगा, आवाम को रिलीफ दूंगा। नहीं तो वो आवाम के बेचे तो रिलीफ मिला, आवाम के बिके नहीं कपड़े। नवाज कौन सा बयानिया, आप बयानिया क्या बनाने की कोशिश हो रही है कि हाँ जब 2017 में नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो ये था। और भाई नवाज शरीफ ने ही तो सत्यानाश किया इस मुल्क की मीशत का, और आपके वो जो इसहाक डार है उन्होंने मीशत का सत्यानाश किया। ठीक है ये नहीं। कल भी मैंने अर्ज किया था कि 1992 में इन्होंने एक बिल मंजूर किया, उस बिल के तहत 26 साल डॉलर बाहर जाते रहे। तो मियां नवाज शरीफ से पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग मुतारफ ही नहीं हुई थी पाकिस्तान में। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के मुतारफ कराने वाले हैं, ये तो बैरून मुल्क जायदादें बनाने वाले हैं, इन्होंने इब्तदा की है सबसे पहले। ये तो बताए ना, शहबाज शरीफ किस बयानिए के साथ वापस आ रहे हैं, क्या उनको एजेंडा दिया गया, वो क्या आके करेंगे यहाँ पे? शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये काफ़ी जो पड़ी है आजम चौधरी साहब के सामने और फायजा बुखारी के सामने, इसका क्रेडिट भी उनको जाता है। अच्छा, ये काफ़ी बनाने वाले को नहीं जाता। वो कहते हैं कि ये मोबाइल पे बड़े अच्छे सिग्नल आ रहे हैं, ये क्रेडिट भी उनको जाता है। ये पुल बहुत अच्छा बन गया है, ये वो ना होते तो पुल ही ना बनता। तो शहबाज शरीफ साहब तो
वो लगे हुए हैं अपना CV पेश करके और खुशामद में, लेकिन इस वक्त मुल्क जो है वो खुशामद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए ये सारे लोग लीडर नहीं है, ये सियासतदान है। सियासतदान सिर्फ इलेक्शन की सोचता है। इन दोनों के दावे इलेक्शन के बारे में, PMLN के और पीपल्स पार्टी के, कि अगला इलेक्शन हम जीतेंगे, वो कहता है अगला इलेक्शन हम जीतेंगे। और दोनों लीडर ये बातें नहीं करता। लीडर नस्ल बदलने की बात करता है, लीडर मुल्क बदलने की बात करता यहाँ पर है, तो अपने हालात तब्दील करने की बात कर रहे हैं। लीडर कभी इलेक्शन की बात नहीं करेगा कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है। इसलिए इन दोनों ने खुद साबित किया है कि ये लीडर नहीं है, ये बौने हैं, ये सियासतदान है, सिर्फ इलेक्शन की सोचते हैं। और इनकी इसी सोच ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया है कि आज एक आम पाकिस्तानी रोटी को तरस रहा है, जिंदगी को तरस रहा है, खुदकुशियों का मौसम है, और क्या लोगों के पास बच्चों की फीस नहीं है, किसी के पास बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है। फीस तो एक अगला स्टेप आ जाता है, खाने के लिए रोटी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो देखिए अगर आप लोग ये सोचते हैं, देख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमेशा अपने से निचले तबकात की तरफ देखें। काश हमारा जो अशराफिया है वो निचले तबकात की तरफ देखता और अवाम के लिए अपने इलेक्शन की तो सोचते हो, अपनी हुकूमतों की तो सोचते हो, कभी लोगों के लिए सोचा? शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बिल्कुल आजम साहब, उन्होंने तो किस्सा तमाम कर दिया, हर चीज़ बयान करके। लेट्स सपोज आसिफ अली जरदारी आज बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ खोल दें तो पीपल्स पार्टी कितना टफ टाइम देगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? अच्छा, अगर तो सियासत की बात करें ना सिर्फ, और उसमें हम ये जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, अदारों की सपोर्ट, उसको पीछे करें, पीपल्स पार्टी हमारी तवक्को से ज़्यादा टफ टाइम दे सकती है आज भी मुस्लिम लीग नून को। सही, क्योंकि हमने जो मुस्लिम लीग नून देखी हुई थी, आज वो वाली मुस्लिम लीग नून भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के भी वही हालात हैं जो पीपल्स पार्टी के हालात हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी आज भी थोड़ी सी मुफाहमत की सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे कि उनको समझ तो नहीं आ रही कि मेरा वैसे जाती ख्याल है, जितना थोड़ा बहुत मैं आसिफ अली जरदारी की सियासत को जानता हूँ, आसिफ अली जरदारी ने अभी मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत शुरू नहीं की। अच्छा। और अगर वो मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत करेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर चीखें उल्टी हो जाएंगी, फिर मुस्लिम लीग नून चीखें मार रही होगी। तो और तो पीपल्स पार्टी के केस ओपन हो रहे हैं। अब बात यह है, ये जो केसेस की बात है ना, मैं समझता हूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड से आगे का काम है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट की तरफ जा रहा है मुल्क। ओके। इसमें सारा कुछ बैलेंस होना है। इसमें ये नहीं है कि कोई एक बंदा तो उसको तो जेल में बंद कर दे और दूसरे जो है ना उनको आप इक़्तिदार में ले आए। लेकिन आप देखें कि कितने, हमने पहले 157 लोगों की लिस्ट यहाँ पे डिस्कस की थी पीपल्स पार्टी की है, जिसमें पॉलिटिशियन है, सरकारी अफसर हैं, वो बिजनेसमैन है जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिए और काम किया। वो लिस्ट भी बड़ी एक्सपेंड हो चुकी है। और अनकरीब आप देखेंगी कि ये जो आज बयानिया तब्दील आपको नजर आया है ना मुस्लिम लीग नून का, आपको फिर वही वोट को इज्जत दो वाला बयानिया की झलक नजर आई है आज। देखिए, वोट को इज्जत दो का एक बहुत मजबूत बयानिया था नून के बाद, जो इन्होंने छोड़ा तो पीटीआई ने अडॉप्ट किया। आज फिर मियां नवाज शरीफ वही बात कर रहे हैं। आज उन्होंने 2 जजों के, 2 जर्नैलों के नाम लिए। ये क्या वजह है कि मियां साहब अचानक जो है ना, उसकी वजह है फायदा साहब, उसकी वजह ये है कि मियां साहब सियाने आदमी है। मियां साहब को ये टफ राइड जो है ना लंदन से लाहौर तक ये नजर आ रही है। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद फिर आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं। बड़ी कर दी मेहरबान तुमने आते आते, और नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया फिर दोबारा से अगर अडॉप्ट किया है तो बहुत देर कर दी है, क्योंकि अब आवाम जो है वो इस बयानिया से उकता चुकी है, उसे रिलीफ चाहिए। अब उसे सियासी नारों की ज़रूरत नहीं, अब उसे सच में खाने की ज़रूरत है, रिलीफ की ज़रूरत है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। भारत एक मरतबा फिर दोबारा से अपने मकरू चेहरे को सबके सामने लेकर आ गया, बेनकाब हो गया आज फिर दोबारा से। कैसे G20 का इजलास बुलाया और उसके बाद एक फेक चीज़ के साथ उन्होंने इस बात को कितना सेलिब्रेट किया।
और ये बताने की कोशिश की कि हमारे ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, लेकिन ये बताने से कासिर रहे मोदी साहब कि हम अपने मुल्क में बसने वाले लोगों के साथ, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो या फिर क्रिश्चियंस हो, हम अक़लियतों वाला सलूक कैसा करते हैं और किस तरह के मज़ालिम उन पे करते हैं, वो बताने से वो कासिर रहे। और आज इसका मुंह बोलता सबूत कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बयान हमारे सामने आ जाता है। किस तरह से वो बताते हैं कि तहरीक खालिस्तान के एक रहनुमा हरदीप सिंह को किस तरह से कनाडा में कत्ल कर दिया जाता है, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात रही है। अब ये वही भारत है जिसने दुनिया के सामने अपना एक इमेज क्रिएट कर दिया है कि मैं किस तरह से रिपब्लिक ऑफ इंडिया या रिपब्लिक ऑफ भारत स्टेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तरक्याती काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने मुल्क में बसने वाले लोगों को उनके बेसिक राइट्स नहीं दे सकता। ये वही भारत है जिसने कश्मीर के लोगों के ऊपर मजालिम ढाए हैं। ये वही भारत है कि जिसने पाकिस्तान में हमेशा घुसने की कोशिश की है, ख्वाह वो रात की तारीकी हो या फिर वो कुलभूषण जाधव जैसे एजेंट हो या वो अभिनंदन जैसे पायलट्स हों, लेकिन वो पाकिस्तान में इंटरप्ट करने की कोशिश करता था, करता है और करता भी रहेगा। किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से काफ़ी गम और गुस्से का इजहार भी किया है। हमने ये देखा कि इंडिया ने कैनेडियन सफारत खाने से वहाँ से उनके सफ़ीर को वापस भेज दिया और यहाँ कनाडा की जानिब से इंडियन सफ़ीर को वापस भेजा गया है। ये इशू अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। तहरीक खालिस्तान के हवाले से हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को सुन चुके थे। जैसे ही करतारपुर की राहदारी को हम ओपन करते हैं, फौरी तौर पर मोदी सरकार की जानिब से और उनके चंद टोलों की और चंद जासूसों की वजह तरफ से एक बयानिया सामने आता है कि पाकिस्तान ने करतारपुर को ओपन करके यहाँ पर खालिस्तान की तहरीक को बढ़ावा देने के लिए कैंप ओपन कर दिया है। अब ये वही इंडिया है कि जो अपने तरक्याती कामों पर या अपने राइट्स पर जे करवाना तो ज़रूर जानता है, लेकिन अपने मुल्क में बसने वाले लोगों को ना तो बेसिक राइट्स दे सकते हैं और ना ही उनके लिए रेफरेंडम करवा सकते हैं। इस हवाले से पहले एक पैकेज देखते हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। जमहूरियत के झूठे अलंबरदार भारत का मकरू चेहरा अक़वाम आलम के सामने बेनकाब। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब में दो टोक अल्फाज में भारत का पोल खोल दिया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मजीद बताया, उन्होंने मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर सिख कम्युनिटी ने कनाडा समेत दुनिया भर में शदीद एहतजाज किया और सिख रहनुमा की हलाकत के पीछे भारत को जिम्मेदार करार दिया था। मामले के बाद कनाडा और भारत में सफारती कशीदगी बढ़ गई। कैनेडियन हुक्काम ने भारतीय सीनियर सफारतकार को मुल्क बदर करने के अहकाम जारी किए तो भारत ने भी मैं न मानू की गर्दान करते हुए न सिर्फ कैनेडियन हाई कमिश्नर को वजारत खारजा तलब किया, बल्कि सीनियर डिप्लोमेट को भारत से जाने का भी कह दिया। जी, ये वही जमहूरी भारत है जो लोगों के सामने अपना चेहरा कुछ और रखता है, यानी खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। आज़म साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान में हमेशा मुदाखलत रही है, हर लेवल पर मुदाखलत रही है और अफवाज पाकिस्तान को सलाम है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट किया है, अपने लोगों को बचा के रखा है, दहशतगर्दी नहीं फैलने दी है। उसके बावजूद इंडिया ने हमेशा हमें दहशतगर्द होने का ताना दिया है। और आज कनाडा के अंदर जिस तरह से हमने देखा कि वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हरदीप सिंह को जिस तरह से मर्डर कर दिया जाता है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? ये है असल में इंडिया का असली चेहरा, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को सेकुलरिज्म के उस खोल में ऐसा बंद किया हुआ है कि दुनिया के सामने कोई और चेहरा है, हक़ाइक़ कुछ और है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अक़लियतों के ऊपर मज़ालम हो रहे हैं वो भारत में हो रहे हैं जी। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गुर्बत है, जो लोगों का बुरा हाल है, वो भारत है। आप देखें, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत के साथ साथ जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों का हाल किया है इंडिया ने, भारतीय अफवाज ने जो कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ को सलब किया और बेतहाशा हमारे मुसलमान बहन भाइयों को वहाँ पे शहीद किया गया, उनके लिए ज़मीन तंग की गई, फिर उसका कानूनी स्टेटस तब्दील करके
वहाँ पर हिंदू आबादकारी शुरू की। देखिए ये वो वाले सच्चाइयाँ हैं जिसका पाकिस्तान बार बार दुनिया के सामने लाता रहा, लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया का भी दोहरा म्यार है। दुनिया भी जब अपने मुफाद की बात आती है उस वक्त तो दुनिया खड़ी हो जाती है। जी जी। जब आप इस्लाम की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, अच्छा सिर्फ मुसलमान ही नहीं, भारत के अंदर तमाम अकलीतें इस वक्त हिंदुत्व के जो अजाब उनके अताब में मुब्तला है। हर किसी पे जुल्म हो रहा है, ना वहाँ पे क्रिश्चियन महफूज है, ना वहाँ पे सिख महफूज है, ना मुसलमान महफूज है। लेकिन खुसूसन मुसलमानों के हवाले से जो एक इस्लामोफोबिया की एक चलाई गई एक तहरीक आप देखें पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को सिर्फ ख़राब करने के लिए, उसमें पाकिस्तान जब भी आप थोड़ा सा पीछे जाए इसका जनरल असम्बली का 75वां इजलास उसमें ले चेयरमैन पीटीआई ने वहाँ पे इस्लामोफोबिया के ऊपर खुल के बात की। हत्ता कि आप पिछले 77वें इजलास पे चले जाए उसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने भी खुल के बात की। लेकिन उस वक़्त दुनिया ना समझने को तैयार होती है, ना मानने को, ना कश्मीर के जो मजलूम है उनके हक में कोई दुनिया आवाज़ उठाती है, ना उसमें भारत को कोई शटअप कॉल दी जाती है। लेकिन अब क्योंकि कनाडा के अंदर एक वाक़या हुआ है और खालिस्तान तहरीक के एक बड़े एक्टिव रुकन हरदीप सिंह उनको वहाँ पे कत्ल किया गया, जिसमें सिखों ने जिस तरह हमारे कश्मीरी बहन भाई वहाँ पे खुद लड़के अपना मनवा रहे हैं, इसी तरह सिखों ने दुनिया भर में एहतजाज करके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया और इसको साबित किया कि इसमें भारत मुलव्वस है। बिल्कुल, इस बात के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं बल्ला साहब। ये वही इंडिया है, ये वही इंडियन स्टेट है, ये वही मोदी साहब हैं जिन्होंने हमेशा इंतशार फैलाया है, इंतशार कभी रोका नहीं है। और आज हम देखते हैं कि तहरीक खालिस्तान के हवाले से जो कि एक बड़ी पुरानी तहरीक चल रही है, उनके एक सीनियर रहनुमा का मर्डर कर दिया जाता है और ये इनके ऊपर रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 45 के करीब केसेस भी थे और इंडियन रॉ के एक ऑफिसर ने इनका मर्डर किया है। फ़ायदा बुखारी साहबा, मैं थोड़ा सा जायज़ा लूँगा जी जी कि इंडिया आज तक करता क्या रहा है। देखिए, जब तकसीम होती है पाकिस्तान और भारत की तो पहले तो वो वसाइल पे काबज़ हो गए। जी बिल्कुल। जो पाकिस्तान को वसाइल देने थे वो नहीं दिए और इस पे गांधी जी ने भूख हड़ताल की। यानी वो बंदा जो इंडिया का बानी, जिस पे इंडियन रुपए की तस्वीर लगी है, वो भूख हड़ताल करता है इसलिए कि आप वसाइल की तकसीम करें बराबरी की बुनियाद पर। वो नहीं हुए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी कश्मीर में, ये मुदाखलत हो गई। जी बिल्कुल। तीसरा आप देखें कि किस तरह ये मशरकी पाकिस्तान में जनरल शाह बेग सिंह के ज़रिए ये काम दिखाते रहे और अगरतला में किस तरह ये अलहदगी पसंदों के इजलास करवाते रहे और फिर इन्होंने मशरकी पाकिस्तान में फ़ौज दाखिल की, ये भी मुदाखलत हुई। फिर आपको याद होगा कि किस तरह जाफना में श्रीलंका में इन्होंने मुदाखलत की और श्रीलंका की पाकिस्तानियों ने मदद की और फिर जाके वो तामिल टाइगर्स जो थे वो कंट्रोल हुए। किस तरह ये नेपाल को अपनी कॉलोनी बना के रखते हैं जी। इसी तरह किस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर कौंसल खाने बनाए जो दरअसल राह के अड्डे हैं जी बिल्कुल, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बॉर्डर्स के करीब है। ये तो होगी करीब तरीन। अब देखिए अपने मुल्क के अंदर उन्होंने क्या, अच्छा एक और क्या में पाकिस्तान के वक्त रियासत जूनागढ़ पर किस तरह कब्जा किया। फिर आप देखिए कि भारत के अंदर उन्होंने क्या किया, किस तरह 80 की दहाई के शुरू में जी 1984 में जून 1984 में संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला को साथियों समेत कत्ल कर दिया गया और उसमें वो बंदा भी कत्ल होने वालों में शामिल था जो मशरकी पाकिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलवा रहा था, इंडियन फौज का जनरल एस बेग सिंह जी। लेकिन ये मकाफत अमल था। उसके बाद 1984 से लेकर 94 तक 10 लाख सिख नौजवानों को मौत के घाट उतारा गया। ये सलूक था अक़लियत के साथ। ये जो कनाडा में सिखों के लड़के भाग कर गए, इनमें से ज़्यादा वो लड़के थे, वो बच्चे थे जो अलहदगी पसंद सिखों की औलाद थे जी बिल्कुल। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला के बच्चे भी वहीं हैं कनाडा में। कनाडा में 18 लाख सिख रहते हैं। जो भारत के बाद सिखों की सबसे बड़ी तादाद है वो कनाडा में। बिल्कुल। और कनाडा में सेकंड लैंग्वेज पंजाबी है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी।
यहाँ तो आप शर्माते हैं ना इधर पंजाबी बोलते हुए, कनाडा में आप ना शर्माएं, बोलें। हम उर्दू बोलते हुए शर्माते हैं बल्ला साहब, पंजाबी तो फिर अब ये जो अल्लाह का ही जुबान है। हरदीप सिंह का कत्ल है, देखिए किस तरह रॉ ऑपरेट करती है कि वहाँ एक सफारतकार के रूप में पवन कुमार राय, जो इंडियन सीनियर सफारतकार कहा जाता है, वो ये ऑपरेशन करता है। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ कैनेडियन गवर्नमेंट को कि वो अपने शहरी के हकूक नहीं भूले। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से एहतजाज भी किया, और वो जो ट्रूडो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट और बरतानवी हुकूमत और दीगर हुकूमतों के साथ राब्ते में है कि इंडिया का बाइकाट करो। अच्छा, इस पे जो आलमी दबाव होगा उससे कुछ उसने अपने तजारती मुआहदे ख़त्म कर दिए इंडिया के साथ। ये जो मोदी साहब नाच रहे थे ना पिछले हफ्ते, बड़ा कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। इनके सीनियर सफारतकार को भी जो भी इल्ज़ामात हैं उस पर भगा दिया है, और मोदी का वो चेहरा जो बहुत से मुतासरा ममालिक नहीं दिखा सके थे, वो कैनेडियन गवर्नमेंट दिखा रही है। तो मेरा ख्याल है इंडिया के जो बैंड बाजे बज रहे थे ना, उनका मुश्किल दौर शुरू हो गया। अच्छा, तो लेकिन आलमी दबाव से, इस पे वैसे आजम साहब आखिर तरफ बढ़ी थी, आलमी दबाव से क्या आप समझते हैं आपके वाकई में कोई नतीजा अखज़ होगा? अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया पाकिस्तान में पेश आया होता तो यहाँ पर तो हमसे पाकिस्तान में क्यों नहीं पेश आया? डू मोर का मुतालबा, पाकिस्तान में क्यों नहीं पेश आया? वाला वाकया था। नहीं, पाकिस्तान में ये रेमंड डेविस ने जो बंदे मारे थे, एग्जैक्टली, दिन दिहाड़े सैकड़ों लेकिन वो लोगों चला की गया ना मौजूदगी में बंदे मारे, और हमने हाथ जोड़ के प्रोटोकॉल के साथ वापस भेजा था उसको। पाकिस्तान में क्यों नहीं वाकया हुआ? लेकिन आप मुझे बताएं, ठीक है, अब इस इशू के ऊपर कुलभूषण यादव है हमारे इसमें कस्टडी में, पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या कर रहा था पाकिस्तान में। बिल्कुल, दहशतगर्दी को यहाँ पे सुलझकार था। बात सुनो चौधरी साहब, आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं यार, इंडिया की बात करो। गुजारिश ये है कि इंडिया अपने यहाँ भी देखो पुलवामा ड्रामा कराता है। ये जो ट्रेन धमाका कराया, वो जो मुंबई वाले धमाके थे, इंडियन अदारों की रिपोर्ट्स हैं कि ये इंडिया ने करवाया। बात यह है कि इंडिया की तमाम हकीकतें खुली किताब की तरह, कोई चीज छुपी नहीं है, लेकिन आलमी दुनिया के सामने। लेकिन अब आलमी दुनिया क्या करती है? आलमी दुनिया ने अपनी तजारत करनी है। इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, उनके तजारती उनके साथ ऐसे उनके मुफादात वाबस्ते हैं। वो आप देखिएगा कि ये जस्टिन ट्रूडो के स्टैंड के बावजूद जो तजारती उनके सिलसिले हैं बाकी मुमालिक के, वो फिर इंडिया के साथ खड़े होंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ अखज़ नहीं कुछ नहीं, माजी के अंदर भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन इस वक्त दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात के ऊपर, ट्रेड रूट्स के ऊपर, तजारत के ऊपर पूरी दुनिया फैसले कर रही है। आप ये भी देखिएगा, चंद दिनों बाद आपको नजर आएगा कि ट्रूडो ने जो लॉबिंग की, जिस दुनिया के जिन मुमालिक को साथ खड़ा किया है, वो फिर इंडिया के साथ उसी तरह थिक होके अपनी तजारत कर रहे होंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर के अंदर तो मुसलमान है ना, जिनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। हमारे साथ कश्मीर के मामलात के ऊपर हमारे ब्रादर इस्लामी मालिक क्यों नहीं खड़े होते? उसकी वजह यह है कि उनके तजारती मरासम है भारत के साथ, वो उनको मुतासर नहीं करना चाहते। अच्छा, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक दोगली पॉलिसी है दुनिया की, जो इंडिया के साथ सब कुछ नजर आते हुए भी इंडिया का वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये आलमी फोरम्स बनाए क्यों गए? आलमी फोरम सिर्फ ये ऐसे ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाहे वो किसी मोहल्ले को देख रहे, माइट इज राइट, चाहे किसी मोहल्ले को देखें, चाहे आप बैनुल अक़वामी फोरम्स को देखें, जो ताकतवर है तमाम राइट्स उसकी तरफ जा रहे हैं, और जो कमजोर है उसको आपने देखा है कभी राइट्स मिले हो? अगर कमजोर को राइट्स मिलते तो फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमान आजाद हो चुके होते। आज उर्दन के जो बादशाह उन्होंने इस हवाले से बात भी उठाई है यूएन असम्बली के इजलास में। उन्होंने कहा है कि फलस्तीनियों के हवाले से हम लोग क्यों नहीं यकजहती का मुजाहरा कर रहे, हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन फिर बात आप वाली है कि जहाँ पर अगर आपके अपने मफादात सामने हों तो फिर आप उनको तरजीह देते हैं। मदर साहब, हमने देखा था पाकिस्तान में किस तरह से भारत ने इंतशार फैलाने की कोशिश की है, बार बार की है। वो अभिनंदन जैसे लोग हों, कुलभूषण जाधव जैसे लोग हों, या फिर अगर बात कर दी जाती है पुलवामा जैसे वाक़यात क्रिएट किए उन्होंने, और अब ये गेम भी उन्होंने किस तरह का एक सीन दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश की जिसमें वो फ्लॉप हो गए। इंडिया के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा? जी हाँ, मैं बताता हूँ। गुजारिश ये है कि मैं गुज़श्ता रात ही एक मुआजना कर रहा था कि पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी क्या है और इंडिया की क्या है। देखिए, जो बात दुश्मन में खूबी हो वो मान लेनी चाहिए। उनका जो पहले भी वज़ीर ख़ारजा था वो बड़ा कमाल था जी। अब का जो वज़ीर ख़ारजा है उनका,
उसका सफारती तजर्बा ही 38 साल का है। आपने एक 9 उम्र लड़के को वजीर खारजा बना दिया, वो जहाज पे इस तरह घूमता रहा जैसे चिंगजी पे कोई लड़का घूमता है। सही। और उसने परवाह नहीं की और कहा कि मैं हर जगह जाके बड़ा कामयाब दौरा हुआ, बहुत कामयाब हुआ, पैसे इकट्ठे कर लिए। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अपने सीनियर सियासतदाना का कोई देख लूँ चक्कर, तो मोदी और नवाज शरीफ के दौर का एक मुआसना किया। तो मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत से दौरे किए बरतानिया के, 18 दौरे किए, सारे निजी, फलां मुल्क में, अच्छा कतर में गए, सऊदी अरब में भी उनको सरकारी दौरे पर नहीं बुलाया गया। अब सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन वो सबसे बड़ा अवार्ड उन्होंने मोदी को दिया, जो दुनिया के और 5 मुल्कों को भी दिया है, पाकिस्तान नहीं है उसमें। अब उनकी जो सफारती मुहिम है उसका आपके पास जवाब नहीं है। मोदी जहाँ जाता है वहाँ ट्रेड की बात करता है, 5 खरब डॉलर में भी कहने लगे कि ट्रेड की बात 5 खरब की ट्रेड है। आपके जो लोग हैं, आपको देखिए अब ये बातें शुरू हो गई हैं, तो मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। दुबई के हाकिम ने ये बात कही कि जनाबे वाला ये काम छोड़ें, ये जो भीख मांगने आप आ जाते हैं, आप हमारे साथ ट्रेड की बात करें जी। सऊदी अरब भी यही बातें करता है। आप अपने बरादर मुल्कों को बुरा तो कहते हैं, लेकिन आपके बरादर मुल्क आपको सबक देते हैं, वो आप लेते नहीं। तो आपके जो वज़ीर आज़म है ना, वो जाती मफाद, कतर से आपका जाती मफाद है। कतर कलामी की माजरत चाहती हूँ, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर बात इंडिया के हवाले से की जाती है तो इस बात में कोई शक नहीं है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 20 दफ़ा अपने मकरू चेहरे के सामने सबके सामने आया है, कई दफ़ा बेनकाब हुआ है। अब देखना यह है कि आलमी फोरम्स पे अगर इस इशू को उठाया जा रहा है तो अब किस तरह का प्रेशर बिल्ड होगा। मजीद इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी मौजूद हैं अमेरिका में, जहां पे यूनियन असम्बली का इजलास जो है वो जारी है, उसमें शिरकत कर रहे हैं। वो हम बात कर रहे थे इंडिया के हवाले से कि किस तरह से पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशें इंडिया की जानिब से की गई हैं। और अब जो कनाडा का वाक़या पेश आया है, ये तो एक बहुत बड़ा मुँह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान को तो हमेशा चुप कराया जाता रहा है, लेकिन अब कनाडा की गवर्नमेंट को कैसे खामोश करवाया जाएगा। इससे पहले निगरान वज़ीर आज़म ने वहाँ के एक इंटरनेशनल मीडिया चैनल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बात की पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन के हवाले से, मईशत के हवाले से, और फिर कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की है। अब देखना ये है कि इस वक्त जो इजलास जारी है वहाँ पर क्या इस वक्त जो हालिया सिचुएशन है पाकिस्तान जिसमें से गुजर रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या हमारे निगरान वज़ीर आज़म इस हवाले से बात करेंगे तो क्या उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। मज़र साहब, ब्रेक में जाने से पहले जैसे मज़र साहब भी बात कर रहे थे कि हमने किस तरह से चैलेंजेस का सामना किया है, क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस होती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वही सवाल आ जाता है कि क्या अब इसके ऊपर आलमी बरादरी एक्शन लेती है, नहीं लेती है। इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं अमेरिका में। आप समझते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आलमी फोरम पे खड़े होकर विद एग्जाम्पल बताया जाए कि देखें इंडिया क्या कर रहा है? बिल्कुल, ये जो टाइम है ये है सफारतकारी का। आपने सफारतकारी के मैदान में अपने जौहर दिखाने हैं, क्योंकि एक स्पेस मिली है आपको, इंडिया ने वो स्पेस पैदा की है, और उस स्पेस का अगर हम इस वक्त बर वक्त और बेहतरीन अंदाज में अगर फ़ायदा उठा सकें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि जनरल असम्बली के इजलास में तमाम ममालिक के सामने इंडिया का असल चेहरा है, और पाकिस्तान के पास ये एक गोल्डन चांस है कि इस वक्त पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान के मुफादात वाबस्ता हैं ट्रेड के या वैसे बामी तल्लुकात के, पाकिस्तान उसके ऊपर अपना फोकस करे और सफारतकारी के मैदान में अपने जोर दिया। लेकिन इस वक्त अफसोस की बात यह है कि हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, हम एक इंटरम गवर्नमेंट पे मुल्क चला रहे हैं, और जब इंटरम गवर्नमेंट होती है तो आपकी जब आप जनरल असम्बली के आप सेशन में जाते हैं, आपकी वो वाली इम्पोर्टेंस वहाँ पे नहीं मानी जाती जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की मानी जाती है। लिहाजा इस वक्त थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हमें इस मैदान में काम करने की ज़रूरत है ताकि हम जो स्पेस हमें मिली है हम उससे ज़्यादा इस्तेफादा यूटिलाइज़ कर सकें। मदर साहब, अभी ब्रेक करने से पहले आप कह रहे थे कि वो एक हमारे यंग वज़ीर ख़ारजा थे जिन्होंने इस तरह से दौरे किए, सब कुछ किया, लेकिन आपको बताती चलूँ, देखें वो जब वज़ीर ख़ारजा थे
वो इंडिया भी गए थे और उनके सर की कीमत थी, उसके बावजूद वो वहाँ जाके वहाँ से होके भी वापस आए थे। और अब जो यूएन असेंबली का इजलास चल रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे अब आप? वहाँ उनके साथ जो हुआ था बस छोड़े उस माजी के किस्से को। लेकिन गए तो थे ना, वो भाई क्रेडिट तो थे ना। वो इंडिया भी जाना था ना, वो तो सैरे करते थे ना, मैंने फलां मुल्क भी देखा, स्कोर कर रहे थे। अच्छा, अब आपके जनाबे वाला जो आपके तजर्बाकार लोग भी अजीबोगरीब हैं, ये जो अभी आपके वजीर खारजा हैं जिलानी साहब, जी जी, ये कल पहुंचे वहाँ न्यूयॉर्क में, तो इन्होंने जाके देखो किसी बड़े मुल्क की आपने लॉबी करनी है। इस दुरुस्त फरमाया आजम चौधरी साहब ने कि आपको मौका मिला जी, लेकिन मौका क्या, ये खाक फ़ायदा उठाएंगे। यूरोप के एक थके हुए मुल्क की वजीर खारजा से वो मिल रहे हैं और बस फ़ोटो सेशन करवा के आ जाएंगे। ये जो फ़ोटो सेशन का शौक़ है ना, ये जिस दिन हमारे वज़रा या वज़रा आज़म में से निकल गया तो फिर ये काम शुरू कर देंगे। अभी देखिए, हमें मानना चाहिए कि ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर नाकामियाँ हैं कि हम जालिम इंडिया का मकरू चेहरा लोगों को नहीं दिखा सके। हमारे मीडिया के महाज पर भी नाकामियां हैं। अच्छा, ऐसा हमने कुछ देखा था जब सुषमा स्वराज हुआ करती थी और वो आलमी फोरम पे खड़े होके कह रही थी पाकिस्तान आतंकवाद है, उसी इजलास में नवाज शरीफ भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मजाल इसके रिएक्शन में कोई जवाब दिया हो? मैं खबरें में काम करता था उस वक्त, एडिटर था खबरें का इस्लामाबाद में। सुषमा आई तो मैंने उनके मुंह से एक लफ्ज़ निकलवा दिया। अब देखिए, कट्टर हिंदू औरत के मुंह से आप लफ्ज़, मैंने कहा कश्मीर का मसला, उसने कहा इंशाल्लाह हल होगा। जब वो इंशाल्लाह निकला तो ज़ियाद शायद साहब मुझे कहने लगे, यार आपने तो आज बड़ा इसके, ये कट्टर हिंदू औरत है, इसके मुंह से ये लफ्ज़ निकलवा दी है। तो बात ये है कि देखिए, आप ऐसे लोग क्यों नहीं मुंतखब करते या ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां क्यों नहीं देते जो आपके मुल्क की बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं। मसलन आज आप खलीज टाइम उठा के देख लें, मिडल ईस्ट के अखबारात देख लें, वेस्ट के अखबारात देख, कहीं ना कहीं इंडियन बैठे हुए हैं। आपने अपने लोगों को क्यों नहीं बिठाया? गवर्नमेंट्स में देख लें, आपका यूरोप भी देख लें। ओ भाई, आपने क्यों नहीं बिठाया? वर्ल्ड बैंक में इंडिया के लोग, IMF में इंडिया के लोग, जी, दुनिया भर की IT कंपनियों में इंडिया के लोग, मीडिया में इंडिया जो एडिट, मैं कई अखबारात और TV चैनल्स को जानता हूं जिसके एडिटोरियल बोर्ड में इंडियन शामिल हैं। ये आपके साथ है, ठीक है। वो दुबई देख लें, भरा पड़ा है। इंडिया की साइड नहीं लेंगे तो क्या? तो ये हमारी नाकामियां नहीं है, इसको हम क्या कहें, ये कामयाबी है। मैं तो कहता हूं जिन लोग जो फराइज अदा करते रहे उनको एक लाइन में खड़ा करें, उनसे पूछें आप इस मुल्क के पैसे खाते रहे, दौलत खाते रहे, आपने क्या किया इस मुल्क के लिए? अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म को इस वक्त क्या बातें करनी चाहिए वहाँ पे? निगरान वज़ीर आज़म को एक तो ये बात जो ट्रूडो कर रहा है, इंडिया का मकरू चेहरा दिखाएं। दूसरा, निगरान वज़ीर आज़म को लॉबी करनी चाहिए, पाकिस्तान सफारती महाज पे तनहा हो गया है, उन्हें दुनिया की बड़ी ताकतों के लोगों से मिलना चाहिए। सही। और उन्हें बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए बेहतरीन फैसले ये नहीं है कि आप थके हुए मुल्कों के एम्बेसडर से मिलें, कुछ पता ही नहीं, आप ताकतवर मुल्कों के लोगों को मिलें और पाकिस्तान के लिए रास्ते हमवार करें। तजारत के जरूरी नहीं तजारत, आप मैन पावर भिजवा सकते हैं। इंडिया किस तरह भिजवाता है भाई अपने IT के पढ़े हुए लड़के लड़कियां, 500 लड़के लड़कियां ग्रीन कार्ड लेते हैं हर साल। तो उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं। आपके मुल्क के लोग पाकिस्तान का क्यों नहीं सोचते? ये जाती सोचते हैं। सही बात है कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए। मेरी न्यूजीलैंड में फैक्ट्री लग गई है, ठीक, ये भी उसी की फैक्ट्री है जिसके लंदन में है ना, उसकी न्यूजीलैंड में भी फैक्ट्री है। अच्छा, फैली हुई है। अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल्स दे रहे हैं कि किस तरह से 500 लोग जो हैं हर साल ग्रीन कार्ड्स लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें यहाँ पर अपने नौजवानों को वो मौके भी तो फराम करने होंगे ना आजम साहब। वो वही एजुकेशन, वही तमाम चीज़ें हैं। IT सेक्टर के अंदर देख लें, देखिए हमारा नौजवान भी बड़ा टैलेंटेड है, हमारे अदारों के अंदर भी नौजवान देखे, डॉक्टर, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट्स या स्किल्ड लोग बहुत हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे स्किल्ड लोग जो हैं वो अपने तौर पे बेचारे कोशिश करते रहते हैं, उनको स्टेट की जानब से ये सपोर्ट नहीं मिलती। जो बरलास साहब बात कर रहे हैं ना कि हमारी एम्बेसीज का क्या काम है, हमारी एम्बेसीज के काम सफारतकारी के साथ साथ या दीगर मुमालिक तल्लुकात के साथ साथ वहाँ पे तजारत के फ़रोग के लिए काम करना, नए नए तजारती जो है वो मुआहदे करना,
उसके साथ साथ हमारी जो मैन पावर है उसके लिए जॉब मार्केट क्रिएट करवाना और उस जॉब मार्केट के अंदर अपने लोगों को अकोमोडेट करवाना। लेकिन बदकिस्मती से ये गुज़श्ता जो 16 माह हमने PDM के देखे हैं, हमारी हुकूमत को बैठे हुए लोगों ने हमारे ओवरसीज़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी कि उन्होंने कहा जी कि इनका किरदार क्या है ओवरसीज़ का, जबकि मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ जो है उनका रीढ़ की हड्डी की तरह उनका किरदार है। यार आपका मुल्क वो चला रहे हैं, वो जो रेमिटेंस आपको भेजते हैं, आज आपको डॉलर की शॉर्टेज क्यों है, उसकी दो वजूहत है मेन। एक वो रेमिटेंस नहीं भेज रहे आपको जिस तरह वो भेजा करते थे, दूसरा आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। आपकी एक्सपोर्ट्स दोबारा शुरू हो जाए, आपकी इंडस्ट्री चले, एक्सपोर्ट्स हो, आपको रेमिटेंस आना शुरू हो जाए, आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। आप कम से कम ये जो दुनिया हमें कहती है कि ये भीख मांगते हैं, कम से कम इस इल्ज़ाम से हम निकल सकते हैं। हम अपने लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि स्टेट वाला रोल जो है ना वो प्ले नहीं किया जा रहा। स्टेट का रोल अभी प्ले नहीं हो रहा है। अच्छा मुझे बात बताएं, अगर हम स्टेट के रोल की ही बात करते हैं तो आप समझते नहीं आज ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म ये बोले रेफरेंडम की तरफ भी बढ़ें, करवाएं रेफरेंडम, कश्मीर का भी करवाएं, फ़लस्तीन का भी करवाएं, इसी तरह से खालिस्तान तहरीक के हवाले से भी करवाएं। करनी चाहिए ना बातें, खालिस्तान की बात करनी चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए ना, इसलिए करनी चाहिए कि जब हमारा मशरकी पाकिस्तान था तो इंडिया हर जगह ये बातें करता था। हमें खालिस्तान की बात बिल्कुल करनी चाहिए। आज आप हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले जबरदस्ती से बयान दे रहे हैं, की भी बात करनी चाहिए और टिका के बात करनी चाहिए। ये जो बात अभी हो रही थी ना, देखिए चीनियों ने हमें फार्मूले दिए, हम मानते नहीं है ना, दुनिया से लेते। चीनियों ने कहा अच्छा भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, ओके। फिर उन्होंने कहा यार बात ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन गया, इसका यूज़ क्या होगा, इस पर तो गाड़ियाँ भी चलनी चाहिए। अच्छा जी गाड़ियाँ कैसे क्यों चलनी चाहिए? उन्होंने कहा फिर आपको फैक्ट्रियाँ बना के देते हैं। अच्छा जी फैक्ट्रियाँ बन गई, उन्होंने कहा फिर आपको एनर्जी की ज़रूरत है। 50,000 मेगावाट बिजली का किधर कहा, हम सिर्फ वो जो दरिया है ना गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ से उन्होंने कहा हम छोटी मशीनरी लगा के बना देते हैं, और अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम 1 लाख से ज़्यादा बना देंगे। लेकिन किसी को परवाह नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तो आपके लोग नौकरियां भी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा फिर ये एनर्जी जो है वो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करें और अपने लोगों को नौकरियां दें। लेकिन हमने उनकी कोई बात नहीं मानी, इधर से सुनी उधर। उन्होंने कहा हम कपास काश्त करते हैं, हमें ज़मीन दें, हम दुनिया को आपकी बेहतरीन कपास से आगाह करते हैं। लेकिन हम कोई बात मानते नहीं है ना किसी की। हमें जापानियों ने कहा, हमने चूंकि जापान को कर्जा दे रखा था, उन्होंने कहा हम आपको फ्रूट बास्केट बना देते हैं। उन्होंने कहा जी वो कैसे? हमारे वजीर रेलवे साहब बोले जो आपके भी दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा भाई आपके लंडी कोतल से लेकर कराची तक आपकी रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द हम फ्रूट्स के दरख्त लगा देते हैं ताकि पाकिस्तान में एक तो हरियाली भी हो जाए, फल सस्ता हो जाए और पाकिस्तान फल नहीं, लेकिन उसके साथ कमीशन दे रहे थे वो। हाँ यही तो आगे बात कमीशन दे ना उसके साथ फिर। अच्छा एक और, वो जब जर्मनी से बंदे आए उन्होंने कहा हम आपकी बेस से बिजली बना देते हैं, वहाँ भी कमीशन पे बात खराब हो गई। अच्छा। अमेरिका से आए उन्होंने कहा हम मुफ्त बिजली। अच्छा जी ये जनरल असम्बली की हम बात कर रहे हैं, हमारे वजीर आजम इस वक्त जनरल असम्बली इजलास में, अभी उन्होंने खिताब करना है थोड़ी देर, हाँ खिताब करना है। लेकिन जो उनका स्केड्यूल सामने आया है, हम सफारतकारी को बेहतर करने की हम उस पर बात कर रहे हैं कि हमारी होनी चाहिए। लेकिन जो मेरी नज़र से गुजरा, सिर्फ 2 हेड ऑफ स्टेट से उनकी मुलाकातें हैं, एक ईरान के और एक तुर्किया के। बिल्कुल देखें ये तो हमारे पहले से बरादर मुल्क हैं, हमारे साथ खड़े भी होते हैं। लेकिन जहां ये बरला साहब जिन मुल्कों की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्यों नहीं हम उनको फोकस करते? तो हम लॉबिंग के लिए उनको टारगेट क्यों नहीं करते? तो वो पहली दफा जा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं वो डिलीवर कर सकेंगे? देखें वजीर आजम है, चाहे वो पहली दफा जा रहा है चाहे वो आखिरी दफा जा रहा है, सही ठीक है, वो बहसियत वजीर आजम जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि चाहे वो इंटरम वजीर आजम जा रहा है चाहे रेगुलर, लेकिन नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर रहा है। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा।
और मैं इसमें ये वाला जो दौरा है इसमें कुछ लोग नहीं गए जो मेरा ख्याल था उनको साथ जाना चाहिए था। जैसे बता दीजिए। कैबिनेट में कुछ लोग जिनकी जरूरत होती है वज़ीर आज़म के पास, वो नहीं है ना। कौन लोग थे जिनकी जरूरत है? तो मेरा ख्याल है कि इनको अभी वहाँ पे भरपूर फायदा उठाना चाहिए और जो मुमालिक इस वक्त कनाडा के साथ खड़े हैं इस इशू के ऊपर, इंडिया के चेहरे, उनको लेके इनको टारगेट करके कोशिश करके उनके साथ जरूर मुलाकातें करनी चाहिए ताकि इंडिया का जो कनाडा ने जो इशू उठाया है, पाकिस्तान के पास फिर मौका है कि पुराने डोजियर्स, पुरानी इंडिया की जो हकीकतें हैं वो दुनिया के सामने ले आए। पाकिस्तान के पास फिर दोबारा से एक मौका है कि हम उन्हीं सफ़ों में खड़े होकर अपने भी हवाले साथ में क्लियर कर दें। तो काकड़ साहब पे इतनी उम्मीद रखते हैं आपके वो डिलीवर कर जाएंगे? बात है, लेकिन वो ईरान से तो इसलिए वो चूंकि बलोचिस्तान से हैं, अच्छा, वो कहते हैं साढ़े हम बॉर्डर साथ साथ नेड़े है, इससे ताल्लुक। जो तुर्किया की बात कर रहे हैं, ये ढूंढे आप तुर्किया में कौन सरकारी दौरे पर जाता रहा और फिर वहां से अनऑफिशियली लंदन जाता रहा और कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की उस दौर में। मैं ये बातें अपने अदारों पे छोड़ता हूँ। पूछें उस वक्त जो अनकरा में आपका कौंसल जनरल था वो क्यों 7 मीटिंग एक दिन में करवा के रोज एक मीटिंग की फुटेज। तो ये डॉट्स जो डॉट आप बना रहे हैं इसको फिर आप कनेक्ट कर देना। ये काकड़ साहब को आप उसमें कर रहे हैं। कौन ले गया तो आपका वो अब पसंदीदा भी हो गया, पता नहीं, हमें तो नहीं पता कि वो सीवी कहाँ ड्रॉप करता है। तो आपने काकड़ साहब को क्यों उससे रिलेट कर दिया? की बात तो नहीं कर रहे। वही तो काकड़ साहब तो कहते हैं ना हम तो सलसल हैं उनका, वो तो उन्होंने खुद माना। मैं तो ये सोच रहा था कि काकड़ ये कभी नहीं कहेंगे कि हम तो सलसल हैं, तो वो उन्होंने खुद कह दिया हम तो सलसल हैं। तो भाई जब वो खुद कह रहे हैं तो हम कैसे इनकार करें? तो आपने ये डॉट वहाँ पे जाके मैच कर दिया। तो वो भाई तुर्किया तो फायदेमंद है ना, वहाँ तो यहाँ से 2-4 साफी भी लाहौर से जाते थे उन साहब के साथ, वो अनकरा में रुक जाते थे, खाओ पियो। अच्छा बता देना काकड़ साहब, आप इतनी उम्मीद तो रखते हैं ना कि वो इंटरनेशनल फोरम पे बात डिलीवर कर जाएंगे ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत जबरदस्त बात कर सकेंगे। ठीक, तुर्किया के हवाले से एक दो और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। क्लोजिंग पे भी बढ़ना तो एक सेकंड, ये जो बात चौधरी साहब ने की ना पहले, देखिए ये निगरान वजीर आजम और रेगुलर वजीर आजम का फर्क। दूसरा ये है कि लोग लीडर की बात सुनते हैं, ये आप भेज देते हैं हमारे पॉलिटिशियन। अच्छा जी, तुर्किया की लीडर भेजोगे तो एक और अहमियत भी है तुर्किया की। अभी हमने पिछले दिनों सुना है कि यूएई में एक बहुत महंगा अपार्टमेंट खरीदा गया था। तुर्किया में भी एक खातून, उस वक्त की खातून वजीर ने एक बहुत महंगा अपार्टमेंट खरीदा था या मिला था, उस पर भी तहकीकात की जरूरत है। ठीक है, तहकीकात के हवाले से पेंडोरा बॉक्स जो है हमारे पैनलिस्ट ने ओपन किया है और उन्होंने कहा है कि वो इदारे जो हैं अब इनके ऊपर तहकीकात करें कि ये कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं। आवाम जो है वो दुहाइयाँ दे रही है लेकिन उनकी दुहाइयाँ नहीं सुनाई दी जा रही। और काकड़ साहब से इस वक्त सबकी उम्मीद है कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म जहाँ पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अगर इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा गोल्डन चांस है कि हम दुनिया के सामने अगेन एक मर्तबा से बता सकें कि किस तरह से हमारी इस पाक सरजमीन को नापाक करने की इंडिया कई दफ़ा कोशिश कर चुका है। मेरे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। मेरे मौजूद पैनल को अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।